रामामा। भारत की धरती पर अपराध और अंडरवर्ल्ड का इतिहास बहुत पुराना है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड से लेकर दिल्ली की गलियों तक हमेशा कुछ न कुछ गैंगस्टर अपनी दहशत का सिक्का जमाते आए। लेकिन पिछले एक दशक में एक ऐसा नाम उभरा जिसने पूरे उत्तर भारत को हिलाकर रख डाला, लॉरेंस बिश्नोई। लॉरेंस का नाम आते ही लोग उसे सिर्फ पंजाब, हरियाणा या राजस्थान का गैंगस्टर नहीं मानते, बल्कि नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा सिंडिकेट बॉस समझते हैं। वहीं दूसरी तरफ उसका कभी सबसे करीबी साथी रहा गोल्डी बराड़, कनाडा में बैठकर पूरी गेम बदल देता। कभी दोनों ने एक साथ वर्चस्व जमाने की कसम खाई थी, लेकिन आज दोनों एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन चुके हैं। इस गैंगवॉर की खासियत यह है कि यह सिर्फ पंजाब या हरियाणा तक सीमित नहीं रही। आज इसकी पकड़ दिल्ली, एनसीआर, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश तक है। और इतना ही नहीं रहे, कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, यूरोप, पुर्तगाल, थाईलैंड, दुबई और पाकिस्तान तक इनके नेटवर्क फैले हुए हैं। यह कहानी सिर्फ दो गैंगस्टर की राइवलरी की नहीं है, बल्कि उस खतरनाक जाल की है जिसमें धर्म, सोशल मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय अपराध का संगम दिखाई देता है। यह कहानी बताती है कि कैसे अपराधी अब सिर्फ हथियार और गोलियों से नहीं, बल्कि विचारधारा और धार्मिक मुखौटे से भी लड़ाई लड़ रहे हैं। यह कहानी है लॉरेंस बिश्नोई गैंग बनाम गोल्डी बराड़ गैंग की। केम छो मजा मार मामा। लॉरेंस बिश्नोई ने डीवी कॉलेज ज्वाइन किया और वहां उसने छात्र राजनीति में कदम रखा। शुरुआत में उसने सोपू ग्रुप ज्वाइन किया, लेकिन धीरे धीरे उसने अपनी अलग पहचान बनाई, एक ऐसे छात्र नेता की जिसे पैसे और ताकत की कोई कमी नहीं रही। राजनीति से जुड़े रहते हुए उसके संपर्क अपराधियों से भी होने लगे। उसने महसूस किया पावर सिर्फ वोटों से नहीं आता रहे, असली पावर आता है डर से। यहीं से लॉरेंस ने अपनी गैंग की नींव रखी। 2010 के दशक की शुरुआत में लॉरेंस का नाम पहली बार पुलिस रिकॉर्ड में आया। छात्र राजनीति की लड़ाई धीरे धीरे हथियार और गैंग वॉर में बदल गई। थोड़े ही समय में उसने हरियाणा और राजस्थान में अपना नेटवर्क फैलाया। वसूली, रंगदारी, सुपारी, किलिंग्स, जमीन पर कब्जा, यह उसकी रोजमर्रा की कमाई का हिस्सा बन गया। उसके करीबी बने हैरी बॉक्सर, खेलों से जुड़ा पहलवान जो बाद में उसका खास शूटर बना, संपत नेहरा, शार्पशूटर जो लॉरेंस का दाहिना हाथ कहा जाता, दीपक टिनू जमानत पर जेल से बाहर रहकर भी गोलियां बरसाता, सचिन बिश्नोई विदेश भागने वाला जिसने बाद में कनाडा और अजरबैजान तक नेटवर्क फैलाया, अनमोल बिश्नोई उसका भाई जो अमेरिका में बैठा है, जेल में है, लेकिन गैंग ऑपरेट करता है। इसके अलावा लॉरेंस के और भी कई यार दोस्त थे जो कॉलेज से उसके साथ उसके गैंग में जुड़े और पूरे अंडरवर्ल्ड को हिलाकर रख डाला। 2014-15 के बाद लॉरेंस कई बार जेल गया, लेकिन उसका प्रभाव कम नहीं हुआ, बल्कि जेल उसके लिए हेडक्वार्टर बन गया। वह वहीं से अपने गैंग को मोबाइल फोन और पैसों के जरिए निर्देश देता। पुलिस की रिपोर्ट में साफ कहा गया कि लॉरेंस सिर्फ अपराधी नहीं, बल्कि ऑर्गेनाइज क्राइम का नया चेहरा है। उसकी गैंग ने हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली एनसीआर में दहशत फैला दी। गोल्डी बराड़, असली नाम सतिंदरजीत सिंह बराड़, पंजाब के मुक्तसर जिले का रहने वाला, एक सामान्य परिवार में जन्मा, लेकिन जिंदगी की चाह असामान्य। गोल्डी का सपना था पैसा, ताकत और विदेश। उसके रिश्तेदार पहले से कनाडा में बसे हुए थे और वहीं से गोल्डी की जिंदगी ने नया मोड़ लिया। गोल्डी बराड़ पढ़ाई के नाम पर कनाडा गया। कागजों में वो स्टूडेंट था, लेकिन असल में उसने कनाडा पहुंचते ही वहां के पंजाबी प्रवासी गैंगस्टरों से संपर्क किया। कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन में बसे पंजाबी युवाओं में अपराध की गहरी जड़ें थी और गोल्डी ने उसी में अपना रास्ता ढूंढ लिया। शुरुआत में गोल्डी बराड़ लॉरेंस बिश्नोई का सबसे भरोसेमंद साथी हुआ करता। दोनों ने मिलकर न सिर्फ पंजाब बल्कि हरियाणा और राजस्थान में भी कई बड़े अपराध को अंजाम दिया। गोल्डी विदेश में बैठे साथियों से पैसे और हथियार जुटाता और लॉरेंस यहाँ से ऑर्डर देता। कनाडा में बैठकर गोल्डी ने अपनी टीम बना ली। उसने सोशल मीडिया और फोन कॉल्स के जरिए भारत में नए शूटरों को जोड़ा। उसे पता था कि बेरोजगारी और गरीबी से जूझ रहे पंजाब, हरियाणा के युवा आसानी से गैंग कल्चर में फंस जाते हैं। गोल्डी के साथी हैं रोहित गोदारा, राजस्थान का खूंखार शूटर और गैंगस्टर, वीरेंद्र चारण, महेंद्र चारण, जिशान अख्तर, शहजाद भट्टी, पाकिस्तान का खूंखार डॉन जो हथियार की सप्लाई में मदद करता है। गोल्डी बराड़ का सबसे बड़ा हथियार है दूरी में बैठकर दहशत पैदा करना। वह खुद कभी भारत नहीं आता, लेकिन फोन कॉल्स और इंटरनेट के जरिए वारदातें करवाता। इससे पुलिस उसे सीधे पकड़ नहीं पाती और उसका नेटवर्क लगातार मजबूत होता जाता है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद पंजाब ही नहीं, पूरे उत्तर भारत में गैंग वॉर की आग फैल गई। लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ दोनों ने अपने अपने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ ने जमीन पर कई बड़े शूटआउट्स और हत्या को अंजाम दिया। गैंग वॉर का असली चेहरा केवल सरगनाओं की कहानी नहीं है। असल खेल तो उन शूटर
और पुराने सिंडिकेट के इर्द गिर्द घूमता है, जिनकी निष्ठा पर आज सवाल खड़े होते हैं। यही लोग आज इस जंग को खतरनाक और पेचीदा बना देते हैं। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में जिन नामों ने सुर्खियां बटोरी, वे बाद में पूरे नॉर्थ इंडिया में खौफ का पर्याय बन गए। प्रियव्रत, फौजी, अंकित सिरसा, कशिश, दीपक मुंडी, मनप्रीत भाऊ और ऐसे 28-29 नाम है जिन्होंने मूसेवाला हत्याकांड में अपना रोल अदा किया। इनमें से कई को पुलिस ने गिरफ्तार किया, कुछ को एनकाउंटर में ढेर कर दिया, लेकिन एक बात साफ रही, इनकी वफादारी स्थायी नहीं है। कभी ये सीधे लॉरेंस के नेटवर्क से जुड़ते दिखे, कभी ये गोल्डी बराड़ के साथ। असल खेल तो है पैसा और प्रोटेक्शन का। उत्तर भारत के अंडरवर्ल्ड में कई ऐसे पुराने गैंग्स और नए गैंग्स है जिनका जाल पूरे इलाके में फैला है। गोगी गैंग्स, काला जठेड़ी, काला राणा, आसिम बाबा, इसके अलावा सैकड़ों ऐसे गैंग्स है जिनका पूरे नॉर्थ इंडिया में यानी अलग अलग राज्यों में अलग अलग पकड़ है और इनका कभी ना कभी लॉरेंस बिश्नोई के नेटवर्क के साथ संपर्क रहा, लेकिन बाद में इनकी वफादारियां बदल गई। कुछ ने गोल्डी बराड़ का साथ दिया तो कुछ ने लॉरेंस बिश्नोई का। शूटर की बात करें तो कुछ ऐसे शूटर्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के लिए जाने जाते हैं, यानी जहां ज्यादा जितना पैसा मिला उसके लिए वो ट्रिगर दबा देते हैं। कुछ छोटे गैंग्स सिर्फ स्थायी गठबंधन के साथ जुड़े रहते हैं, जैसे लॉरेंस के खिलाफ बम्बिहा का साथ देना, बम्बिहा के खिलाफ लॉरेंस का साथ देना, और बाद में अपना फायदा खत्म साथ छोड़ देते हैं। और यही वजह है कि पुलिस और एसटीएफ को समझ में नहीं आता कि ये लोग किसके साइड है, क्योंकि ये पैसों के लिए वारदात करते हैं, बाद में अलग हो जाते हैं। आज भी ये सवाल खुला है कि मूसेवाला केस के बाद जो शूटर पकड़े गए उनमें से कई ने असल में किसकी आइडियोलॉजी मानी। क्या ये सब केवल पैसे के लिए ट्रिगर दबाने आए थे या फिर सचमुच किसी एक गैंग के लिए लॉयल मेंबर है। पुलिस की फाइलों में भी कई नाम अब तक ग्रे जोन में दर्ज हैं। शूटर्स और पुराने सिंडिकेट की यही धुंधली तस्वीर इस गैंग वॉर को सबसे ज्यादा खतरनाक बना देती है। सरगना चाहे जेल में बैठा हो या विदेश में, असली खून खराबा उन लोगों ने किया जिनकी पहचान अक्सर मुखौटे के पीछे छिपी रही। रे चच्ची जान, सिर्फ गोलियां और खून से गैंग वॉर नहीं जीती जाती। आज के गैंगस्टर ने एक और हथियार खोज लिया, धर्म और विचारधारा का मुखौटा। लॉरेंस बिश्नोई का नाम सिर्फ अपराधों में नहीं बल्कि धर्म रक्षक के रूप में भी प्रचारित किया गया। उसने गौ रक्षक और हिंदुत्व की बात को अपनी पहचान बना लिया। सोशल मीडिया पर उसके गैंग के लोग अक्सर पोस्ट डालते, हम धर्म के लिए खड़े हैं। इस नैरेटिव का फायदा यह हुआ कि युवा लड़के जो खुद को धर्मवीर समझते वे गैंग में शामिल हो गए। क्राइम एक्सपर्ट का मानना है कि धर्म सिर्फ एक मुखौटा है ताकि लोग उसे रॉबिन हुड समझे, जिसके पीछे असली खेल था एक्सटॉर्शन और कॉन्ट्रैक्ट किलिंग्स। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के बाद एक नाम बहुत तेजी से ऊपर आया, रोहित गुदेरा। उसने खुद को सनातन धर्म का सिपाही कहकर पेश किया। कई वीडियोस और ऑडियो मैसेज में उसने कहा कि हम सिर्फ धर्म और लोगों की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी सच्चाई यह है कि हर बड़ा शूटआउट पैसा, बदला और पावर के लिए होता है। धर्म का झंडा दिखाकर असल में अंडरवर्ल्ड को वैधता का इल्यूजन दिखाया गया है। रे चच्ची जान, ये मैं नहीं कह रहा, ये बड़े बड़े क्राइम एक्सपर्ट का मानना है। गोल्डी बराड़, लॉरेंस बिश्नोई, रोहित गुदेरा, बम्बिहा गैंग हो या नीरज बवाना, कोई भी गैंग्स हो, आज ये लोग धर्म का नाम लेकर खुद को आम अपराधी नहीं बल्कि एक आइडियोलॉजी वाले योद्धा के रूप में दिखाते हैं। रे चच्ची जान, आज का गैंग वॉर सिर्फ AK-47 से लड़ा नहीं जा रहा। व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, इंस्टा, हर जगह पर प्रोपोगेंडा वीडियोस सर्कुलेट होते हैं। इन वीडियोस में धर्म के नारे और गैंगस्टर्स लाइफस्टाइल का मिक्सर दिखाया जाता है। मैसेज साफ होता, हम धर्म के लिए जंग लड़ रहे हैं, लेकिन ग्राउंड रियलिटी वही रहती, सुपारी किलिंग्स, एक्सटॉर्शन और डर का धंधा। अरे मामा, पंजाब और हरियाणा की गोलियों से शुरू हुई यह लड़ाई अब देश की सीमाओं को लांघ चुकी है। आज लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नेटवर्क सिर्फ इंडिया में नहीं बल्कि कनाडा, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, दुबई और पाकिस्तान तक फैल चुका है। कनाडा में इस गैंग का सबसे बड़ा सेफ हाउस बन चुका है। बात करें दुबई की तो दुबई हमेशा से भारतीय अंडरवर्ल्ड का सबसे बड़ा हब रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का नेटवर्क यहाँ तक फैला है जहाँ से फाइनेंसिंग और हथियार की डीलिंग होती है। कई रिपोर्ट्स बताती हैं कि दुबई में बैठे पुराने डॉन्स और हथियार तस्कर पंजाब हरियाणा गैंग्स को लॉजिस्टिक सपोर्ट देते हैं। आर्मेनिया और अजरबैजान एंगल, यह एंगल सामने आया जब लॉरेंस का भतीजा सचिन बिश्नोई बम्बिहा गैंग के लीडर लक्की पटियाल को मारने आर्मेनिया पहुंचा, लेकिन वह अजरबैजान में पकड़ा गया। यह घटना साबित करती है कि यह लड़ाई अब सिर्फ पंजाब की गलियों तक सीमित नहीं रही बल्कि यूरोप एशिया कॉरिडोर में भी पहुंच चुकी है। यूएस और ऑस्ट्रेलिया रेजिमेंट सेंटर, इन देशों में रहने वाले नॉर्थ इंडियन युवाओं का एक बड़ा वर्ग गैंगस्टर के इन्फ्लुएंस में आता है। कई लोग सोशल मीडिया के जरिए धर्म और भाईचारे के नाम पर जोड़ दिए जाते हैं। वहां से
फंडिंग और मैन पावर दोनों ही मिलते हैं। पाकिस्तान कनेक्शन। कई खुफिया रिपोर्ट्स में सामने आया कि पाकिस्तान से इलीगल आर्म्स पंजाब बॉर्डर के जरिए इंडिया में आते हैं। आईएसआई का इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट भी बताया गया, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में स्टेबिलिटी बढ़ाना उनके लिए एक रणनीति है। यही हथियार आगे जाकर गैंग वॉर में इस्तेमाल होते हैं। यूरोप और यूके फाइनेंस और नेटवर्किंग। ब्रिटेन और पुर्तगाल में भी इन गैंग्स के कॉन्टेक्ट्स पाए गए। वहां से हवाला और ड्रग्स मनी का फ्लो होता है। यूरोप के कई हिस्सों में बैठे नॉर्थ इंडियन युवा गैंग्स को पैसे और हाइडआउट मुहैया कराते हैं। अब यह कहना गलत नहीं होगा कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का गैंग एक इंटरनेशनल ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट बन चुका है। इंडिया में शूटर्स ट्रिगर दबाते हैं और विदेश में बैठे सरगना फंडिंग, हथियार और प्रोपोगेंडा मैनेज करते हैं। यह सिर्फ एक गैंग राइवलरी नहीं, बल्कि नॉर्थ इंडिया से लेकर पूरी दुनिया में फैला अपराध का नेटवर्क है। वीरे, लॉरेंस गैंग और गोल्डी बराड़ का गैंग अब सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक सीमित नहीं रहा, वह इंटरनेशनल सिंडिकेट बन चुका है। पुलिस और एजेंसियों ने कई बार दावा किया कि अब गैंगस्टर नेटवर्क कमजोर हो चुका है, लेकिन सच ये है कि एक शूटर गिरता है तो दूसरा भर्ती हो जाता है। एक गैंगस्टर पकड़ा जाता है तो उसका साथी विदेश से नया ऑपरेशन शुरू कर देता है। यह लड़ाई अब सिर्फ पुलिस वर्सेस गैंगस्टर नहीं, बल्कि कानून वर्सेस ग्लोबल क्राइम सिंडिकेट बन चुकी है। अरे मामा, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान की धरती पिछले एक दशक से खून, बारूद और गैंग वॉर की गवाही दे रही है। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़, बम्बिहा, लक्की पटियाल, जग्गू भगवानपुरिया, ये सब नाम अब सिर्फ गैंगस्टर नहीं रहे, बल्कि कहानी बन गए हैं। इन गैंग्स की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हर गांव से नए लड़के भर्ती होते हैं। बेरोजगार, नशा और फिल्मों जैसा डॉन बनने का सपना इन्हीं वजहों से 17-18 साल का बच्चा AK-47 उठा लेता है। जब तक ये चक्र चलता रहता है, गैंग वॉर खत्म होना मुश्किल है। लॉरेंस जेल में है, पर उसका नेटवर्क बाहर चलता है। गोल्डी बराड़ कनाडा में बैठा है, लक्की पटियाल आर्मेनिया में। जब इनको कानूनी या राजनीतिक शरण मिलती रही, ये इंडिया में खून बहाते रहेंगे। पहले गैंगस्टर सिर्फ गोलियों से डराते, अब फेसबुक लाइव, इंस्टा रील, यूट्यूब ऑडियो से पूरी पब्लिक को मैसेज भेजते हैं। लोग इनको रॉबिन हुड मानकर सपोर्ट भी करने लगते हैं। यह डिजिटल गेम सरकार और पुलिस के लिए एक नई चुनौती है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या ने इस गैंग वॉर को ग्लोबल सुर्खियों में ला दिया। अब हर गैंग बदला और दबदबे की लड़ाई में लगा है। अगर मूसेवाला कांड न होता तो शायद यह गैंग वॉर इतना हाई प्रोफाइल कभी नहीं बनता। अगर NIA, STF, इंटरपोल एक साथ इंटरनेशनल ऑपरेशन चलाए तो गोल्डी बराड़, लक्की पटियाल, रोहित गुजारा जैसे बड़े बड़े नाम पकड़े जा सकते हैं, लेकिन इसके लिए राजनीतिक दबाव झेलना पड़ेगा। हर दशक में एक नया डॉन आता है। जैसे मुंबई में हाजी मस्तान दाऊद, अरुण गवली हुए, वैसे ही पंजाब, हरियाणा में भी अगली पीढ़ी का कोई शूटर नया गॉडफादर बन सकता है। अगर सिस्टम बेरोजगारी और नशे पर कंट्रोल न कर पाए तो ये जंग कभी खत्म नहीं होगी। हर एनकाउंटर के बाद एक और बच्चा AK-47 उठा लेगा। हमारे आखिरी 2 सवाल, क्या ये गैंगस्टर वाकई में कभी खत्म हो पाएंगे, या फिर नॉर्थ इंडिया की मिट्टी वाकई में खून और बारूद की गंध में डूबी रहेगी? ये कहानी सिर्फ लॉरेंस या गोल्डी की नहीं, ये कहानी उस सिस्टम की है जो हर बार नया गैंग पैदा करता है। आज जो नाम सुर्खियों में है, कल वो जेल में या कब्र में होगा, लेकिन गैंग वॉर का ये खेल चलता रहेगा। सवाल ये है, क्या आने वाली पीढ़ी इस खेल का हिस्सा बनेगी या इस जंग को यहीं खत्म कर देगी? आपको क्या लगता है? कमेंट में जरूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।